Good morning, students. Today we are going to discuss about tense. आज की क्लास में हम टेंस के विषय पर चर्चा करेंगे। टेंस क्या होता है? देखो, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको कोई वाक्य बनाना है हिंदी से अंग्रेजी में, तो आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, टेंस का ज्ञान होना चाहिए। इससे पहले वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा था वर्ब, वो टेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। टेंस है वो एक वर्ब पर डिपेंडेंट है। सब चीज़ें टेंस की किस पर डिपेंड करेगी? वर्ब पे। जब भी कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका वर्ब की होती है। तो देखो, वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड्स होते हैं। बताया था मैंने कल आपको, दो तरह की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को फिर हमने दो भागों में बांटा था, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक प्राइमरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हमने 11 हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी, इज, आर, एम, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। फिर मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, इस तरह से हमने बातें करी थी। वो अच्छे वीडियो अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं टेंस। ये सारा उस पर डिपेंड है। आपको वर्ब वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, तभी आप टेंस वाले चैप्टर में पढ़ पाएंगे। सबसे पहले टेंस क्या होता है? देखो, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। ये इसका हिंदी अर्थ है, इसका मीनिंग नहीं है। इसका अर्थ नहीं है कि जैसे किसी का नाम राम है तो राम को हिंदी में भी राम कहते हैं, अंग्रेजी में भी राम ही कहते हैं। तो वैसे टेंस तो हिंदी में उसका नाम काल है, भाषा के हिसाब से। टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। अब काल या टेंस क्या होता है देखना। सबसे पहले, टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज ऑल द स्टेट्स। टेंस जो है वो डिनोट करता है, यानी समय के बारे में बताता है, चाहे वो एक्शन वाला हो चाहे वो स्टेट हो, यानी समय के। टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज द स्टेट। अब कुल मिलाकर के क्या कहें कि टेंस वह वर्ब की फॉर्म होती है जो समय को बताती है, समय के बारे में जानकारी देती है। तो टेंस क्या होगा? टेंस एक वर्ब फॉर्म होती है, या टेंस डिनोट ऑफ द टाइम ऑफ एक्शन, या ये समय की गतिविधियों को अंकित करता है, बताता है, एज वेल एज द स्टेट, और वैसे ही उसकी स्थिति को भी बताता है, किस अवस्था में है। ये टेंस होता है। सामान्य शब्दों में कहें तो टेंस एक वर्ब फॉर्म होती है जो समय से संबंधित होती है। सामान्य शब्दों में कहें तो टेंस क्या होती है? वर्ब फॉर्म होती है। टेंस इज ए वर्ब फॉर्म विच रिलेटेड टू टाइम डायरेक्टली। टेंस वर्ब फॉर्म होती है जो डायरेक्ट समय को से संबंधित होती है। अब हम देख टेंस की परिभाषा पढ़ ली तो हमारे सामने सवाल आता है कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं, कौन कौन से टेंस हम पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो अभी चल रहा है, जैसे नाउ वी आर मेकिंग वीडियोस, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, यू आर टेकिंग क्लासेज, आप क्लास ले रहे हैं। ये जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट का है। जो पीछे चला गया, लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में या पिछली कक्षा में आपने जो चीज़ें पढ़ी, तो मैं ये कहूँगा कि उस पर आपने यहाँ पढ़ा था तो वो बात पीछे चली गई है। पिछली क्लास की बात चल रही है तो क्या वो अभी चल रहा है? वो बात कंप्लीट हो चुकी है, पीछे चली गई, इसलिए इसको पास्ट टेंस का। एक ऐसा समय या ऐसा टेंस जो अभी आएगा, कल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो अनिश्चित होता है, भविष्य के बारे में, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। जैसा कि आपने जानकारी ली होगी हिंदी में, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल जो पीछे बीत गया, और फ्यूचर यानी जो आने वाला है, और प्रेजेंट जो अभी चल रहा है। इनका सीक्वेंस क्रम भी यही होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये नहीं कि पहले पास्ट फिर फ्यूचर, या पहले फ्यूचर फिर प्रेजेंट। क्रम होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान काल, भविष्य काल, और वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखो, प्रेजेंट की पहचान तो क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में है आ जाए वो प्रेजेंट, जिस वाक्य के अंत में थे आ जाए या समय पहले हुआ हुआ प्रतीत हो किसी वाक्य से तो वो पास्ट टेंस, और जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ जाए या उससे ये पता चले कि ये समय आगे होने वाला है, तो लगभग उससे फ्यूचर का इंडिकेशन होता है। उसमें समय फ्यूचर का हो सकता है, कई बार टेंस अलग हो जाता है, वो अभी आगे की बातें हैं। अब ये बताओ, क्या इनका आगे और भी डिवाइडेशन होता है? तो ये टेंस प्रेजेंट को भी 4 भागों में बांटा जाता है,
पास्ट को भी 4 भागों में बांटा जा सकता है और फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 टेंस हुए। यदि एक टेंस के 4 भाग हैं, 1, 2, 3 और 4, यानी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 भाग कौन से हैं? पहला सिंपल या इंडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 टेंस बने। तो ये प्रेजेंट क्या आएंगे? तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लगा दो इनके पहले, पास्ट है तो पास्ट लगा दो, फ्यूचर है तो फ्यूचर लगा दो। एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, बहुत इजी है। सपोज दैट हमारे परिवार में बड़ा जो मुखिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लो दादाजी हैं, तो हम टेंस को मान लेते हैं दादाजी। दादाजी के कितने लड़के हुए? 3। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कितने हुए? 3। पहला था प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अब प्रेजेंट के 4 बैठे हुए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट क्या है? तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मान लो पहला प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट ने ये नाम निकाल लिए इसके, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट के भी हो गए, इसके भी 4 ही लड़के। उन्होंने कहा मैं भी सेम ही नाम रखूंगा, पहले अपना नाम लगा दूंगा, बाकी नेम। तो ये पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी हुआ कि मैं भी आपके समान ही नाम रखूंगा, तो इन्होंने भी क्या रखा? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोले मैं पहले अपना नाम लगा दूंगा, तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कुल मिलाकर क्या हुआ? 3 के कितने हो गए? 4 4 12। टोटल कितने टेंसों की संख्या कितनी हो गई? 12। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 8, यानी 8 हो गए। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टोटल कितने हो गए? 12। यानी एक टेंस के कितने हो गए? प्रेजेंट, प्रेजेंट में 4 पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे ही 4 पास्ट में पढ़ेंगे, ऐसे 4 फ्यूचर में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले टेंस की बात कर लेंगे। टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो समय के बारे में बताती है, या टेंस जो है वो समय के बारे में या समय की स्थिति के बारे में बताती है, वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाती है। पर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसके 4 टेंस के 4 भाग होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट के भी, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैंने भी दादाजी वाला एग्जांपल देके आपको समझाए थे। टेंस का नाम है दादाजी, उनके 3 बेटों का नाम है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उनके पोतों का नाम है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल कितने पोते हो गए या कितने टेंस हो गए? 12। ये यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंस 3, प्रत्येक टेंस के 4 भाग। अब देखो आगे बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल। पहला हम टेंस लेते हैं प्रेजेंट, और प्रेजेंट में पढ़ते हैं सिंपल या इंडेफिनेट। यहाँ से हम पहला टेंस स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस, कौन सा टेंस स्टार्ट कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में हमारे पास हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता है, हिंदी में हमें कुछ वाक्य दिए हुए होंगे, उनको हमें अंग्रेजी में बनाना होता है, तो पहले हम उसको हिंदी में पहचानना सीखेंगे कि हिंदी में ये कौन से टेंस की श्रेणी में आ रहा है, तभी उसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, यानी है आ गया इसका मतलब तो प्रेजेंट, ता आ गया इसका मतलब सिंपल। ता है, ती है, ता हूँ, ते है, ये शब्द आ जाए। ता है, ती है, ता हूँ, ते है। कौन से शब्द? ता है, ती है, ता हूँ, ते है। तो वह इत्यादि शब्द आए तो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। कौन से टेंस का होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, या वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस की श्रेणी में
आता है। अब देखना नियम्स बताते हैं। अब कोई भी जब सेंटेंस बनाते हैं या तो उसमें हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। तो इसके नियम क्या है? इस टेंस के सकारात्मक वाक्यों में, अब देखो वाक्य है वो कई प्रकार के होते हैं, बेसिकली तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, पर हमें यहाँ 2-3 प्रकार से सीखना है। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य दूसरा। तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाक्य बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस तरह। लेकिन हम यहाँ अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव 2 तरह के वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव में 2 होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी 2 बना लेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इस टेंस के सकारात्मक वाक्यों को में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनके पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। एक तो प्रेजेंट सिंपल होता है, एक आगे आएगा पास्ट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में या सकारात्मक वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस या यूं कहें सकारात्मक वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम ये कह रहा है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में मुख्य क्रिया, कल हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का? प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का हमने कहा था बेस फॉर्म या पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये 4 रूप पढ़े थे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर, अब देखो सब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक तो सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। जैसे कि आपने नंबर पढ़ा था, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, तो उसी प्रकार से सब्जेक्ट भी सिंगुलर एंड प्लूरल होता है, वर्ब भी सिंगुलर एंड प्लूरल होती है। तो 2 चीजें ध्यान रखनी होता है। सब्जेक्ट कितने होते हैं? 2, सिंगुलर एंड प्लूरल। वर्ब कितनी होती है? 2, वचन के आधार पर या तो सिंगुलर वर्ब होती है या प्लूरल वर्ब होती है। अब ये बात हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है? ही सब्जेक्ट आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए। अब देखो ही, सी और इट हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े थे, प्रोनाउन के रूप में आते हैं, नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लेंगे। ही, सी और इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन शर्त क्या है? फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ेंगे? एस या ईएस जोड़ेंगे। दोबारा देखना, तीसरा नियम कह रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट ही या सी या इट होता है, या किसी का नाम अकेला एक व्यक्ति का नाम हो जाए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? एस या ईएस जोड़ा जाता है। आराम से देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट में के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाता है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं, अगर 2 ऑप्शन हमारे पास आते हैं तो वहां हमें अल्टरनेट ऑप्शन देखना पड़ता है कि या तो एस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे। कहाँ एस जोड़ेंगे, कहाँ ईएस जोड़ेंगे, ये कंफ्यूजन का विषय हो जाता है। तो मैंने एक नोट डाला इधर देखो, यदि वर्ब के अंत में हमारे पास ये जोड़ना किसमें? वर्ब में जोड़ना है। तो वर्ब का अंतिम अक्षर या तो एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए या डबल जेड आ जाए, तब हमको ईएस जोड़ना है। यदि वर्ब के अंत में क्या आ जाए? एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक और लिख देते हैं एस एच, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ अथवा जेड हो, तो ये जोड़ना है। बाकी के साथ एस, बाकी के साथ हमें क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। यदि वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड आ जाए अथवा डबल जेड आ जाए तो एस जोड़ना है, बाकी के साथ एस जोड़ना। बात क्लियर हो गई? एस कहाँ जोड़ना है, ईएस कहाँ जोड़ना है? तो हमें ईएस का ध्यान रखना है। यदि वर्ब के अंत में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए या ओ या जेड आ जाए, डबल जेड आ जाए, तब तो हम ईएस जोड़ देंगे, बाकी के साथ एस जोड़ देंगे। अब देखना, प्लूरल सब्जेक्ट,
प्लूरल यानी बहुवचनकर्ता के साथ, जैसे यू वी या दे होता है। प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे के साथ हम वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। दोबारा देख लेना, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता कौन से होते हैं, यू वी और दे के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। फिर देखना, नकारात्मक वाक्य या वाक्य को निगेटिव बनाना है तो निगेटिव वाक्यों में देखो नोट आता है। क्या आता है, नोट। अब हमारे पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है तो निगेटिव बनाते हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, डू और डज। तो हम निगेटिव वाक्यों में डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे निगेटिव वाक्यों में, डू नॉट और डज नॉट। किसका यूज करेंगे, डू नॉट डज नॉट। अब देखो डू नॉट और डज नॉट में भी प्रॉब्लम होती है, दो ऑप्शन आ गए तो कहाँ किसको यूज करें। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करेंगे। और दूसरी बात, यदि डू और डज का यूज करते हैं तो प्लूरल वाले में तो वैसे ऐसे यस नहीं लगता, सिंगुलर में लगता है। तो जैसे ही डज का यूज कर देंगे तो उसमें लगा हुआ वर्ब में एस या यस हट जाएगा। जैसे ही वाक्य में डज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब में लगा हुआ एस या यस हट जाएगा। इज दैट क्लियर। क्या हो जाएगा, जैसे निगेटिव वाक्यों में डज का प्रयोग करेंगे तो एस या यस जो लगा हुआ वो हट जाएगा। डू का करेंगे तो उसमें नहीं हटेगा क्योंकि उसमें पहले से नहीं लगा हुआ होता है। फिर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना। इसकी पहचान होती है कि उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, उसमें यस नो में आंसर दिया जाएगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। तो अभी हम केवल हेल्पिंग वर्ब से वाक्य बनाना सीखेंगे, WH वर्ड वाले हम बाद में सीखेंगे क्योंकि अभी आपके लेवल में नहीं रहेगा ये। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रश्नवाचक बनाने के लिए उनको वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे, यानी वाक्य के स्टार्ट में या बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, या वाक्य के सबसे पहले किसको लिखेंगे, डू या डज को। अब ये डू डज को लिखेंगे तो ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। फिर देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद वाक्य में जो कर्ता या जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद में हमें किसका यूज करना है, नोट का यूज करना है। किसका यूज करना है, नोट का। नोट का यूज कहाँ करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का सकारात्मक वाक्य देखो, इसका बेसिक पैटर्न क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट या अदर, यह आपका इसका बेसिक पैटर्न बनता है। ये हम चर्चा आज की क्लास में अभी नहीं हो पाएगी, कल करेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखो टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो समय को इंडिकेट करती है, समय को सूचित करती है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। फिर प्रत्येक टेंस का प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के चार भाग होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल या इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इज दैट क्लियर। प्रत्येक टेंस के वो प्रेजेंट के तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट का तो पास्ट सिंपल, फ्यूचर है तो फ्यूचर सिंपल। ऐसे ही कंटिन्यूअस में प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के कंटिन्यूअस। फिर हमने बात करी तीन प्रकार के टेंस के बाद में हमने प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आए तो वो प्रेजेंट सिंपल के वाक्य होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इसमें इसके सकारात्मक वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं, प्लूरल में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। फिर वाक्य को निगेटिव बनाते हैं तो उसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट। डज नॉट का यूज करने के बाद वर्ब में लगा हुआ एस या ईएस हट जाएगा। इज दैट क्लियर। फिर निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू नॉट और डज नॉट हो ही गया। फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू और डज को वाक्य के प्रारंभ में रख लेंगे, डू या डज को वाक्य के
प्रारंभ में रख लेंगे। और इसी में निगेटिव बनाना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य हम वो बनाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।